हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइजन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। देखो, अब तक हमने क्या देखा कि पिछली एक थ्योरी पढ़ी थी जो थी वर्नर थ्योरी। लेकिन वर्नर थ्योरी ने बहुत सारी बॉन्डिंग के बारे में तो बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं बताया कि जैसे जैसे वो बॉन्ड बन रहे हैं कैसे कैसे वो डायरेक्शनल नेचर के हैं, या कहीं ना कहीं वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों दे रहे हैं। अब अगली ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए अगली कुछ थ्योरी आई, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आगे लिगेंड थ्योरी भी आएगी। मतलब अलग अलग थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कहता क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है आपको कि कोई भी मेटल होती है, उस मेटल के पास कुछ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, पी भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, कहता है कि देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो क्या करेगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है कि जो लिगेंड के पास अलग से जो लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर के डायरेक्ट डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और ये कहता है कि जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे उसके पास उस लिगेंड के लिए, तो कहीं ना कहीं वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह बिहेव करवाएगा। वही दूसरी तरफ बात क्या कहता है, कहते हैं जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे उतने ही सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जैसे, और वो पार्टिकुलर ज्योमेट्री के बनाएंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 के इसमें क्या हो सकता है, यहां पर sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। यहां पर अगर sp3 है तो कंफर्म है टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी, लेकिन अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी। तीसरी बात यहां पर कहता है अगर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर 6 है या तो d2sp3 हो सकता है या sp3d2, मतलब यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। दूसरी बात ये कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना सकता है वो आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। इनर का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर n-1 d ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो, और आउटर का मतलब हो यहां पर कि n-d ऑर्बिटल्स, मतलब बाहर वाले। अगली बात कहता है कि जितने भी लोन पेयर है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, जिस लोन पेयर के डोनेशन की वजह से या ओवरलैप होने की वजह से, और ओवरलैप भी किसके साथ करेगा, मेटल के साथ, जो मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है और लिगेंड का जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, उनके आपस में ओवरलैपिंग होने की वजह से ही यहां पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कहता है कि कहीं ना कहीं यहां पर कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड की बनने की वजह से ही यहां पर क्या करता है, ये सब कुछ थ्योरी बेस है। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन हमें बताती है कि किस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन होगी और कैसा इसका मैग्नेटिक नेचर होगा। इसकी पहली एप्लीकेशन की बात करता हूं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैं बात करता हूं। सबसे पहला कंपाउंड मैं यहां पे लेता हूं क्रोमियम NH3 पॉजिटिव। देखो, यहां से एक बात समझ में आती है कि यहां पर जो मेटल है वो क्रोमियम है। अगर मेटल यहां क्रोमियम है तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 24 होता है, और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन 4s1 3d5 होगी। और अगर मैं इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, क्रोमियम की मान लेता हूं x है, NH3 6 है, 0 = +3, देन x की वैल्यू आ जाएगी यहां से +3। मतलब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है तो यहां पर क्या होगा, क्रोमियम +3 के लिए यहां पर देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले यहां पर s में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहां से क्या होगा, इस s में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहां से आर्गन, तो यहां से मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं जी, 4s1। तो s में से पहले इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 2 यहां से निकल गए, 3d3 आ गया। अब यहां पर क्या देखते हैं
कि शुरुआत में जब क्रोमियम की बात कर रहे थे तो क्रोमियम के केस में यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स होते हैं जी 5, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही s के अंदर एक भी नहीं है और यहाँ पर p बना देता हूँ, ये p, ये हो गया हमारे पास 3d, ये हो गया हमारे पास 4s और ये हो गया हमारे पास 4p। तो यहाँ पर हमें समझ में क्या आता है कि d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, सॉरी क्रोमियम के केस में यहाँ पर 5 हैं, 1 2 3 4 5 और s के अंदर 1 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव के केस में तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 1 है और इसके अंदर हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से, तो बचा कि हमारे पास 3 और यहाँ से ये हो गया। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जब कभी भी ये कंपाउंड बनता है क्रोमियम NH3 तो यहाँ पर क्या है कि इनके पास ये एम्प्टी d ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको ये इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी तक ये इस तरीके से फिल है, तो अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करेगा, इसको ये डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा और जैसे ही ये इसको देगा, मतलब ये 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स, ये 6 की 6 इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये ऐसे। अब यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है कि डी के अंदर 2 हैं, एस के अंदर 1 है, पी के अंदर 3 है, तो इसी वजह से जो बनेगा वो बनेगा D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ही इसकी जो ज्योमेट्री बन जाती है वो बन जाती है जी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी ज्योमेट्री बन जाती है ऑक्टाहेड्रल। और दूसरी बात, यहाँ से अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट करेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल की बात करता हूं। देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को याद कर सकते हैं, जैसे कि जब कभी भी आपके पास कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ है तो हमें यहां से हमेशा पेयरिंग करनी है। दूसरी बात, अगर किसी भी केस में यहां पर ऑक्जेलेट लगा हुआ है, ऑक्जेलेट का मतलब C2O4 2 नेगेटिव, ये लगा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, NO ग्रुप लगा हुआ है, तो इन केसेस के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा पेयरिंग अप होगी। लेकिन बाकी केसेस के अंदर जरूरी नहीं है कि पेयरिंग होगी, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल ट्राई करना, जैसे अगर आप मान लो आपको दे रखा है COF6 और यहाँ आपको दे दिया इसके ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, तो आपको बताना है कि कैसे कैसे किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसका कैसा नेचर होगा। तो सीधी सीधी बात हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और 27 है। तो अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा बात करूँ कि कोबाल्ट के केस में बात करता हूँ तो यहाँ से कन्फिग्रेशन करें, अगर कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन करें तो यहाँ से कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और यहाँ से क्या बन जाएगा, आर्गन 4s2 3d7 हो जाएगा। और यहाँ से अगर ये है तो यहाँ पर D के दिखा देते हैं जी, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से S को दिखा सकता हूँ, यहाँ से P को दिखा सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन देखो, फिल कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से S के अंदर कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ से अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो यहाँ से कोबाल्ट की, तो यहाँ से हो जाएगा x -6 इक्वल टू -3, x की वैल्यू हो जाएगी +3, मतलब यहाँ पर कोबाल्ट +3 है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये बात हमें समझ में आ ही रही होगी कि 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा। लो जी निकाल देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये 0 हो गई, यहाँ से 1 निकाल दो तो 1 2 3 4। अच्छा जी एक बात बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये वाला निकलेगा या ये वाला निकलेगा? सीधी सीधी बात है, जो लास्ट में फिल किया था वो ये लिख रखा था तो यही निकलेगा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन,
और फ्लोरीन के केस में मैंने बोला है कि यहाँ पर देखो अगर ये लगे हुए हैं तो तभी पेयरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर अब पेयरिंग होने का मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा COF6 अगर 3 नेगेटिव के लिए बनाते हैं तो एज इट इज बनेगा यही 1 2 3 4 5, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। लेकिन एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर 6 फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है, तो किस किस में करेगा? यहाँ पर तो हमें 4 ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया 3D, ये हो गया 4S, 4 हो गया 4P, आगे 4D भी बना सकते हो हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी इसी तरीके 1 2 3 4 5। और यहाँ से जैसे ही आप फिल करेंगे इसके अंदर फ्लोरीन के लिए तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से क्या होगा, ये 4D था, तो यहाँ से जो बनेगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मीन्स यहाँ से बनेगी ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब कहीं ना कहीं कैसे नेचर का रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का रहता है। इस टाइप से सिंपल से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल लूं, जैसे कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, देखो यहाँ से क्या समझ में आता है कि यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है, और अगर यहाँ पर कोबाल्ट हमारे पास मेटल है तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 4s2 3d7 आएगी। और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ कि यहाँ से लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे जी, x + 6 × 0 = +3, तो x की यहाँ से कितना आ गया जी, 3 आ गया। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई है। देखो दूसरी तरफ क्या देखने को मिल रहा है कि अगर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ से कोबाल्ट +3, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा, आर्गन 3d6 4s0। अब यहाँ से इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, और यहाँ पर कोबाल्ट अगर NH3 पॉजिटिव बन जाता है उसके केस में, कोबाल्ट के यहाँ पर D है और ये है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बन गया S, यहाँ पर बन गया P, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर ये और यहाँ पे ये, इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये आपके पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3D, ये 4s, ये 4p। हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि कोबाल्ट के केस में यहाँ पर D में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, S के अंदर 2 हैं, ओके। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस में D में 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और जब अमोनिया आता है तो अमोनिया यहाँ पर क्या देखा जाता है कि इस टाइप के कंपाउंड जो दिख रहे हैं वो हमें पैरामैग्नेटिक दिखाई दे रहे हैं, और पैरामैग्नेटिक दिखाई दे, डायामैग्नेटिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये गिवन है कि ये जब कॉम्प्लेक्स को देखा गया तो कहीं ना कहीं ये डायामैग्नेटिक है। और एक बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी कोबाल्ट के साथ अमोनिया आता है तो वो हमेशा पेयर अप करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, इसके साथ आते ही ये पेयर अप हो जाता है, यहाँ पर 2 4 6, तो इस तरीके से पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और अब जो अमोनिया लगेगा वो अमोनिया नेक्स्ट वालों के अंदर लग जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से अमोनिया अपने एक लीजेंड देगा, अपना एक लोन पेयर यहाँ 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 यहाँ, तो इस तरीके से ये ऐसे 2 3 4 5 और ये 6, और इस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन आती है D2sp3, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आती है D2sp3।
अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पर डी पहले लिखा हुआ है, मतलब डी वाला पहला है, तो इस केस में ये क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके पास क्या है, डायामैग्नेटिक है, मतलब पेयरिंग की फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं डायामैग्नेटिक दिखेंगे। और वैसे भी मैंने बीच में ये बात आपको बता ही दी थी कि कहीं ना कहीं ये पाया गया कि इसके साथ ये डायामैग्नेटिक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको इसकी एप्लीकेशन से। यहां पर ये सारे के सारे केस देखे जाते हैं। एक केस और ऐड होता है यहां पर, साइनाइड वाला। जब भी साइनाइड की भी बात आती है तो भी ये हमेशा कैसा बनाता है, डायामैग्नेटिक ही बनाता है, मतलब पेयरिंग अप हो जाता है यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा दूसरे केस में कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बजाय 4 हो जाए तो उस केस में क्या होगा। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे आपके पास अगर है NiCN4 2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X मान लिया। साइनाइड की -1 होती है, तो -4 = -2, तो X की वैल्यू आ जाएगी 2। मीन्स यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की आ जाती है +2। दूसरी बात, निकल का एटॉमिक नंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 28 होता है इसका। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s2 3d8 रहेगा। देखो बार बार लगभग जितनी मेटल्स मिलेंगे लगभग ही आपके पास डी ब्लॉक के मिलेंगे। तो आप याद भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, या तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि शक्ति वक्रमन फिको निकुंज, ये एक संस्कृत का श्लोक है। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। अच्छा जी, यहां से क्या होगा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो यहां से निकल +2 के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही यहां से 4s0 3d8। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, यहां पर निकल है, यहाँ पर निकल 2 पॉजिटिव की बात करूँ, और यहाँ पर NiCN4 2 नेगेटिव के केस में बात करता हूँ। देखो मुझे पता चल रहा है यहाँ से कि D है, यहाँ पर सबसे पहले D ऑर्बिटल बना लूँगा, D ऑर्बिटल्स बना लूँगा, यहाँ पर भी D ऑर्बिटल्स बना लेता हूँ, यहाँ S बना सकता हूँ, यहाँ पर P बना सकता हूँ, इस तरीके से। अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये लिख सकता हूँ, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। तो यहाँ पर s के अंदर 0 है, सॉरी निकल की केस करें, s के अंदर 2 है, d के अंदर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और निकल 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, ये एज इट इज 8 इलेक्ट्रॉन, ये के। और जब साइनाइड इसके साथ लगेगा तो साइनाइड के केस में यहाँ से क्या होगा, पेयरिंग अप होगा, और पेयरिंग अप होते ही यहाँ से 1 2 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन साइनाइड की तरफ से यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ से एक इधर डोनेट करेगा, एक इधर और एक इधर, तो एक डी के अंदर है, एक एस और 2 पी में। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो बनती है यहाँ पर DsP2, और इसकी जो शेप रहेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये बनाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो कैसा बन जाएगा, ये डायामैग्नेटिक बनेगा। इसी तरीके के सेम क्वेश्चन आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन से देखने को मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको मैं लिखता हूं कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है कॉपर के साथ NH3 2 पॉजिटिव के केस में। ठीक है जी, देखो यहां पर क्या है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेम केस में कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है,
और अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ तो यहाँ से आएगा 4s1 3d10, यहाँ पर है आर्गन। और यहाँ से अगर ये सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे की तरफ अगर मैं D बना दूँ 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल यहाँ बन गए हैं, यहाँ S के बना देते हैं, अगले में P के बना देंगे। ओके, और अगर यहाँ से इससे अगले में देखो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो यहाँ से x + 0 = 2 मीन्स यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ से +2। ये हो गया हमारे पास कॉपर के केस में। अब मैं बात करूँगा कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में, तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव का केस आ जाएगा। और अगली मैं बात करूँगा यहाँ से कॉपर के साथ अगर NH3 लगा हुआ है उस केस में। देखो यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि यहाँ पर 4s1 है, 3d10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। तो S में 0 और D में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर इसकी बात करते हैं तो अमोनिया यहाँ पर नहीं है, मतलब पेयरिंग अप नहीं करेगा। और पेयरिंग अप नहीं करेगा मतलब ये एज इट इज रहेगा 1 2 3 4, यहाँ से ये, यहाँ से ये। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये सब कुछ फिल है, और फिल होने के बावजूद अगर यहाँ पर अमोनिया लगे हुए हैं तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ 4 लगने चाहिए थे। लेकिन ये क्या करता है, अपने लोन पेयर्स एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ डोनेट कर देता है। और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है sp2d और स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये कहता है कि स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री तो बना ही रहा है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जाने की बजाय यहाँ पर भी तो आ सकता था। तो इन्होंने इसका रीजन दिया कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना जाने की बजाय ये बनाता तो स्क्वायर प्लेनर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था या वहाँ आना चाहिए था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन तभी आ सकता है जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए। मतलब यहाँ पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉपर 3 पॉजिटिव तो बहुत रेयर चांस में ही एग्जिस्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा एक्सेप्शन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंटली कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल के तौर पे करवाया है। लास्ट बात करूंगा FeF6 3 नेगेटिव के केस में। देखो हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी करें तो आर्गन 4s2 3d6 होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो फ्लोरीन की होती है -1, तो -6 = -3, तो यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। अगर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा। ओके, तो यहां से क्या समझ में आता है कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन इनमें से नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करने वाला है, पैरामैग्नेटिक बनाएगा। से अगर ये सब कुछ बन रहा है तो अगर मैं आयरन 3 पॉजिटिव और आयरन के साथ अगर ये लीजेंड्स लग जाते हैं तो इनके साथ जो होने वाला है उसकी बात करता हूँ। देखो आयरन के केस में अगर देखा तो d ऑर्बिटल्स हैं, s भी हैं, p भी बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आयरन 3 पॉजिटिव के केस में 1 2 3 4 ये भी हैं और ये भी बना देता हूँ। सिमिलरली अगर ये हैं तो यहाँ पर ये भी बना सकते हैं जी हम, ये लो। अब यहाँ पर आयरन के केस में यहाँ पर s के अंदर 2 हैं, d के अंदर 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 1 2 3 4 5। F6 है मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो जैसे थे वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ से F6 है, 6 लीजेंड्स को अगर मुझे यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ से ये 3d ऑर्बिटल्स है, ये 4s है, ये 4p है और यहाँ पर बन जाएगा ये 4d।
तो यहाँ पर किसने दिया, फ्लोरीन ने, एफ 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 और ये एफ, ये सब कुछ हो चुका है। मतलब यहाँ से क्या केस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो sp3d2 है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें कई बार स्पिन निकालनी पड़ती है, और स्पिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बोहर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2। n यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 × 5 + 2 √ कितना आएगा जी, 5 × 7 √ मीन्स √35 आ जाएगा। और लगभग ये हमारे पास आ जाता है 4.8 के समथिंग आ जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये निकालते हैं, 4.8 नहीं 5.8, इस तरीके से। तो यहाँ से, और लेकिन इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। देखो जी, यहाँ पर एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है न्यू। इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2। जब कभी भी बात आती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो डायामैग्नेटिक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब कभी भी आपके पास क्या होगा कि लगभग पैरामैग्नेटिक मिलेंगे, तो पैरामैग्नेटिक के केस में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये होते हैं आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से ये इसका फॉर्मूला होता है। अब दूसरी बात करता हूँ कि यहाँ से इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन को Bm से भी लिख सकते हैं। वो बोहर मैग्नेटोन एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है ये मटेरियल। एक्चुअल में ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो मटेरियल्स हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके अंदर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताने वाला है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, √1 × 1+2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटोन। अगर 2 है तो अंडर में 2 × 2 + 2 4 मीन्स √8। सिमिलरली 3 है तो √3 × 3 + 2 5, तो यहाँ से आ जाएगा √15। सिमिलरली 4 है तो √4 × 4 + 2 6 मीन्स √24। और यहाँ से जब सोल्व करने लगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ रही है 2.7, 3.7, 4.7, ऐसे 5 होंगे तो यहाँ पे 5.7। लेकिन कभी भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होने का मतलब क्या है कि d ऑर्बिटल के अंदर 6 होना, मतलब 5 तो वहाँ पे है ही, 6 के आने का मतलब वहाँ पर क्या होगी, पेयरिंग हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम यहाँ तक हो सकते हैं। ये था आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन अब बात करूंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसी क्या कमियां रही कि अगली और थ्योरी आती है, जैसे लीजेंड फील्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। मतलब कहीं ना कहीं क्या चल रहा था कि जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां बननी शुरू हो गई हैं। देखो जी, मैं बात करूंगा लिमिटेशंस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। सबसे पहले जो कमी थी वो थी यहाँ पर अजम्पशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर इतनी ज़्यादा अजम्पशन दे दी गई कि कहीं ना कहीं मेटल के पास बहुत ज़्यादा एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होंगे, या कहीं ना कहीं लीजेंड ही उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। वो सारी की सारी अजम्पशंस ही थी। तो सबसे पहली कमी तो यही थी कि अजम्पशंस बहुत सारी थी। दूसरी बात, हमें यही नहीं बताया गया कि कौन सा वीक फील्ड लीजेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, किसके साथ पेयरिंग अप होगा, किसके साथ अनपेयर्ड रहेगा। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक कब बनेगा, डायामैग्नेटिक कब बनेगा, इन सब के बारे में नहीं बताया। वो तो मैंने ही आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं अगर ये कंपाउंड लगे हुए हैं तो उसके साथ आप पेयरिंग अप करोगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तो आपको जनरली वो बता रहा था कि पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब यहाँ पे पेयरिंग अप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी थी वो यहाँ पे स्टेबिलिटी। उसने किसी टाइप से भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं किया।
थर्मोडाइनमिकली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे मेन बात थी कि वो अब तक सिर्फ क्वालिटेटिव ही एनालिसिस के बारे में बता रहा था, क्वांटिटेटिव के बारे में बता ही नहीं रहा था कि कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा या कुछ और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में भी नहीं बताया कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का स्पेक्ट्रा देगा, उस टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उड़ा दो इस चैप्टर को।